नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज के क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त नहीं है? ए, बड़ी मात्रा में क्रेता एवं विक्रेता। तो परफेक्ट कंपटीशन में या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो यह सही है। समरूप वस्तुएं, तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन परफेक्ट कंपटीशन में होता है, यह भी सही है। प्रवेश में स्वतंत्रता, तो प्रवेश एवं बहिर्गमन दोनों की स्वतंत्रता होती है परफेक्ट कंपटीशन में, यह भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन है परिवहन लागत की अनुपस्थिति। तो परिवहन लागत का अभाव भी रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो अगर यहाँ उपस्थिति होता तो डी ऑप्शन सही हो जाता। और वैसे तो इसमें सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं और इसमें पूछा गया अनिवार्य शर्त नहीं है। कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो अगर उपस्थिति होता तो डी ऑप्शन सही हो जाता। तो परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है और 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन पहले किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो ऐसी बाजार जिसमें क्रेता एवं विक्रेता की संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। क्रेता और विक्रेता की संख्या जिस बाजार में बहुत ज़्यादा होती है उस बाजार को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। या क्रेता एवं विक्रेता की संख्या जिस बाजार में बहुत ज़्यादा होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप होती हैं, उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन। प्रोफेसर रॉबिन्सन परफेक्ट कंपटीशन बाजार की परिभाषा बताते हुए कहती है कि जिस बाजार में फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। मांग वक्र पूर्णतः लोचदार किस बाजार की होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। या कह सकते हैं जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब अगर परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं पर गौर किया जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्रेता विक्रेता में किसी प्रकार की क्रेता और विक्रेता जो है कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म कीमत ग्रहण करता, प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वह प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। मांग वक्र के पूर्णतः लोचदार होने का मतलब हुआ कि क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है और सभी क्रेता जो है विक्रेता कीमत ग्रहण करता होता है। परफेक्ट कंपटीशन में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होने का मतलब हुआ कि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है और मांग की लोच हो जाती है अनंत और मांग की आड़ी लोच भी अनंत होती है। तो इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न, सहजातीय, समरूप होती हैं। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन में अनंत होती है और मांग की लोच अनंत होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर इकाई के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं तथा परफेक्ट कंपटीशन में कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में परिवहन लागत का अभाव पाया जाता है और परफेक्ट कंपटीशन में साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है तथा परफेक्ट कंपटीशन में अल्पकाल में जो फर्में हैं असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, लेकिन दीर्घकाल में
परफेक्ट कंपटीशन में फर्में जो हैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। तो यह कुछ विशेषताएं परफेक्ट कंपटीशन बाजार की थी और इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार अभी बताए हैं, एक्स अक्ष के समांतर या कह सकते हैं क्षैतिज होता है, जिसमें मांग की लोच ई बराबर अनंत होता है, या कह सकते हैं मांग की आड़ी लोच भी अनंत होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज होता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा? क्षैतिज, डी ऑप्शन सही है 2 का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति नहीं दी जाती है। सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाती है, सरकार द्वारा कभी कभी स्वीकृति दी जाती है। भारतीय नोट विधिग्राह्य मुद्रा नहीं है। तो विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जो या जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। तो बी सही हो जाएगा 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित है? अतिरेक बजट, शून्य आधारित बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट। तो मंदी की स्थिति में घाटे का बजट अपेक्षित है। घाटे के बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रुपए का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है मंदी की स्थिति से निपटा जा सकता है। तो घाटे का बजट मंदी की स्थिति में अपेक्षित है और मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति में अतिरेक का बजट जरूरी होता है। तो 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होती है? तो अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घटती है। एएफसी औसत स्थिर लागत घटती है। उत्पादन बढ़ने पर क्या होता है? एएफसी जो है घटती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एएफसी का आरेख है, क्या होता है? एक्स अक्ष पर लागत दी गई है और वाई अक्ष पर उत्पादन मान लेते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन क्या हो रहा है, मान लेते हैं उत्पादन 5 था तो वो लागत थी 6 इकाई, उत्पादन बढ़ के हो गया 6 इकाई, तो लागत घट के हो गई कितनी? मान लेते हैं 2 इकाई, उत्पादन बढ़ के हो गया 7 इकाई, तो लागत घट के हो गई 1 इकाई। तो क्या होता है, जैसे जैसे फर्म का उत्पादन बढ़ता जाता है तो औसत स्थिर लागत क्या होती है? घटती जाती है। तो बी सही है इसका आंसर 5 का। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में निम्न रेखाचित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है? उद्योग का, प्रतिनिधि फर्म का, एक एकाधिकारी फर्म की कीमत का, एक फर्म का। तो यह आरेख जो है उद्योग का संतुलन दिखा रहा है। उद्योग का संतुलन ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उद्देश्य है। सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी, उसका उद्देश्य पूछा गया है, क्या है? जनसंख्या को इस वर्ष तक स्थिर कर देना। किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना? 2010, 2035, 2045, 2065। तो 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। सी ऑप्शन 7 का सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, एक मार्ग उन वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो एक मार्ग उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनके उत्पादन में प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। प्राकृतिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है, तो जिनके उत्पादन में प्रकृति किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ए ऑप्शन में ही दिया गया है, 8 का सही आंसर ए है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के मामले में भारत का स्थान जो है 3 नंबर का है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत का स्थान होता है। और विनिमय दर के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान जो है 5वां स्थान है। पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वां भारत है। भारत की जीडीपी का आकार 2023 के अनुसार 3.73 मिलियन है और 2032 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनने की संभावना है विनिमय दर के आधार पर। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का स्थान जो है तीसरा है और विनिमय दर के आधार पर भारत की जीडीपी का स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वां है। तो अगला क्वेश्चन है
भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को ही हानि को पूरा करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, निर्धनता हटाना, कृषि और औद्योगिक जनसंख्या में वृद्धि करना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को जो है पूरा करना इसका उद्देश्य है। ये सही है। क्या है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिनका मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या क्या है और कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, इसको जान लेते हैं। अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से स्टार्ट हुई और 1956 तक रही, जो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जिसका केंद्रीय बिंदु जो है कृषि विकास पर बल देना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य आधारभूत तथा भारी उद्योगों का विकास करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक के कार्यकाल के दौरान रही, जो जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर व स्वस्फूर्ति की प्राप्ति था। इसके बाद 1966 से 1969 तक 3 वर्षीय योजना अवकाश रहा और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 अशोक रुद्रा के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच चली, जो डीपी-धर मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय पूछता है कभी कभी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक रही, जो 1 वर्ष पहले समाप्त की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1979-80 1 वर्ष का योजना अवकाश रहा और 79-80 में ही गुरनार मिल्टन द्वारा जो है प्रस्तावित अनवरत योजना चालू की गई और भारत में अनवरत योजना को चालू कराने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को दिया जाता है। अगली जो पंचवर्षीय योजना है वह छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच रही, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य कृषि विकास प्रेरित समृद्धि करना था। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990-92 2 वर्ष के लिए योजना अवकाश का समय रहा। तो इस प्रकार से 1966-69, 79-80 और 90-92 6 वर्ष योजना अवकाश पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 मिलर मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास की प्राप्ति करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2005 के बीच योजना आयोग के प्रपत्र मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2 प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तीव्र और अधिक समावेशी विकास मॉडल पर आधारित थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तीव्र संपोषणी या समावेशी और अधिक समावेशी विकास मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग द्वारा दीर्घकालीन मॉडल पर योजनाओं का विकास किया गया। इस प्रकार से यह 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई, जिनका केंद्रीय बिंदु क्या था, किस मॉडल पर आधारित थी और समय कब से कब था, हम लोगों ने डिटेल से जाना है। अगला क्वेश्चन जो है
12 नंबर क्वेश्चन, गैर खाद्य फसल है यह, तो गैर खाद्य फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आएगी? चना, चाय, गेहूं, चावल। तो चाय जो है गैर खाद्य फसल के अंतर्गत आएगी। चाय, चाय बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी सही है। औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ? तो औषध नियंत्रण अधिनियम 1956 में पास हुआ, बी ऑप्शन सही है। एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। किसमें? जीवन स्तर, धन में स्वर्ण की मात्रा, रुपए की खरीद शक्ति, उत्पादन की क्षमता। तो रुपए की खरीद शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा, रुपए की खरीद शक्ति। 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है? बजट निर्धारण प्रक्रिया का, गोपनीयता का, उद्देश्य का, सभी। तो लोक वित्त में बजट निर्धारण प्रक्रिया, गोपनीयता और उद्देश्य सभी का अंतर है, डी सही है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहलाता है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है विश्व बैंक कहलाता है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुई थी और 1945 से इन संस्थाओं ने कार्य करना प्रारंभ किया। अगला, दरिद्रता का विकास की अवधारणा संबंधित है, तो दरिद्रता का विकास की अवधारणा जगदीश भगवती से संबंधित है। 17 का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, श्रम की मांग कहलाती है? तो श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, 18 में डी सही है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी हमेशा प्राप्त करता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के बहिर्गमन एवं प्रवेश की स्वतंत्रता रहती है और असामान्य लाभ को देखते हुए क्या करती हैं, दीर्घकाल में ज़्यादा से ज़्यादा फर्में व्यापार में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे क्या होता है, फर्मों का लाभ बढ़ जाता है और लाभ जब बढ़ जाता है तो समस्त फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम संबंधित है? दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से, अल्पकाल से। तो उत्पत्ति ह्रास नियम का संबंध जो है अल्पकाल से है, ऐसे ही है। 20 का 21 नंबर क्वेश्चन, कीमत स्तर मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है? सीधा, विपरीत, घनिष्ठ, कोई नहीं। तो कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच ज्ञात कीजिए। वस्तु की मांग दी गई है और मांग की लोच इसमें पूछा गया है, तो मांग की लोच 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है, तो इस चित्र में ई से E2 की तरफ अगर जा रहा है उपभोक्ता, तो इसमें क्या एक ही कीमत रेखा पर मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहेंगे। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि मांग प्रारंभ में उसी कीमत पर OX0 थी, फिर उसके बाद उसी कीमत पर मांग बढ़कर OX2 हो गई, तो इसे मांग वृद्धि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 5, 15, 45 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए इसका सूत्र √M1 × M2 × M3, तो क्या है 5 × 15 × 45, तो हो जाएगा 5 × 3 × 5, 15, 45, 1 2, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। घनमूल निकालने पर इसका आंसर 15 आ जाएगा। तो 24 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला 25, त्रुटि का नियम की खोज या विकास किया एजवर्थ ने, विक्सटीड ने, कैरे ने, बैबलिन ने। तो त्रुटि, लॉ ऑफ एरर की खोज जो है एजवर्थ द्वारा की गई थी। एजवर्थ ऑप्शन किसमें सही है, ए में। अगला क्वेश्चन, दी ग्रेट डिप्रेशन 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबिन्सन दी ग्रेट डिप्रेशन 1934 पुस्तक के लेखक है। 26 का सही आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने
अपने 26 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया, जो प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।